हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लिटरेरी टर्म शुरू कर दिए थे पोएम्स के बारे में, ताकि हम उनको क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकें, लिटरेचर को समझ सकें। और हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा उसमें पढ़ा एलिजी। अब हम लोग अभी जो बात करने के लिए आए हैं वो है सोनेट के ऊपर। तो देखो, सोनेट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, सोनेट क्या है। सोनेट की अगर हम बात करें तो सोनेट ये जैसे एलिजी का ग्रीस में था ओरिजिन, इसका इटालियन वर्ड है सोनेटो। सोनेटो वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग, एक छोटा गीत, अ लिटिल स्ट्रेन, अ लिटिल सॉन्ग, एक छोटा गीत। ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि केवल 14 लाइंस में खत्म हो जाता है। तो इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस। 14 लाइन की छोटी सी कविता होती है सोनेट। ये लिरिकल पोएम होती है, इसको आप गा सकते हैं, लिरिकल पोएम होती है। और इसकी ना इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी कठिन इसकी राइम स्कीम होती है। मतलब फिक्स होती है, राइम स्कीम कठिन भी होती है और फिक्स भी होती है। कई बार तो ना राइम स्कीम के बेस पर ही आप लोग सोनेट के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ सोनेट्स बेस्ड ऑन राइम स्कीम। राइम स्कीम के अकॉर्डिंग कुछ पेट्रार्कन सोनेट होते हैं, कुछ शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं, कुछ स्पेंसरियन सोनेट होते हैं। राइम स्कीम के अकॉर्डिंग सोनेट के काइंड्स चेंज होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आ गई सोनेट के बारे में। इटली इसका ओरिजिन है, सोनेटो शब्द से बना है। वैसे लैटिन वर्ड भी एक सोनेट, उससे भी बनता है। इसका होता है लिटिल सॉन्ग। कितना लिटिल? ओनली 14 लाइन्स। A short lyrical poem of 14 lines. Short lyrical poem of 14 lines, which is written with intricate rhyme scheme. और एक बात और समझना है इसके अंदर, it is written in iambic pentameter. ये लिखी जाती है iambic pentameter में। ये भी खास बात होती है। वैसे तो 90% पोएम्स जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई हैं, दे आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज आयम्बिक एंड व्हाट इज पेंटामीटर। तो ये आयम्बिक क्या होता है, ट्रोकेइक क्या होता है, ये सब भी हम लोग आज बात करेंगे। पेंटामीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, इन सब पे हम लोग आज वाली क्लास में बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना छोड़ दीजिए, इसको याद कर लीजिए एक बार आप कि सोनेट जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इट मींस ये डेकासिलेबिक होता है। क्या होता है दोस्तों? ये डेकासिलेबिक, मतलब एक लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे। हर मीटर में 5 जो है वो सिलेबल होंगे, और ऐसे 2 सिलेबल होंगे। और पेंटा 5 मीटर होंगे, 5 फुट होंगे, 5 फीट होंगे, जिसमें हर फीट में जो है वो 2 सिलेबल्स होंगे। तो 5 टू 10 सिलेबल डेकासिलेबिक होगा। आयम्बिक लिखा जाएगा, थोड़ा समझें तो ये समझ सकते हैं कि पहले अनस्ट्रेस होगा और फिर स्ट्रेस सिलेबल होगा। 2 सिलेबल होंगे, पहले अनस्ट्रेस बाद में स्ट्रेस। मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको, डीपली चलेंगे हम लोग, बट तब तक याद रखें सोनेट क्या होता है। ए शॉर्ट lyrical poem of 14 lines with intricate rhyme scheme written in iambic pentameter. This is the definition of sonnet. ये इटालियन भाषा, इटली से लिया गया वर्ड है सोनेटो, जिसका होता है शॉर्ट सॉन्ग। राइम स्कीम के बेस पर इनको ना हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में आप बांट सकते हैं, मोटे तौर पर देखा जाए। और वैसे आप सोनेट को जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि राइम स्कीम के बेस पर इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
एक्चुअली दो कह सकते हो, तीसरा जो होता है वो दूसरे का ही एक वेरिएंट होता है। सोनेट के तीन पार्ट कर सकते हैं हम लोग, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। देखो पेट्रार्कन सोनेट ये वर्ड बना पेट्रार्क से। पेट्रार्क नाम के कवि थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर राइम स्कीम बनाई और उसके आधार पर 14 लाइनों की कविता लिखी। ये पेट्रार्क ने इसको फेमस किया, इसको लिखा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पेट्रार्कन सोनेट। इटली के थे ये चूंकि इटली के थे इसलिए इसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। चूंकि ये इटली के थे इसलिए इनको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना, इटली से थे इसलिए। इसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल सोनेट, क्योंकि ये बहुत पुराना है, पुराने को बोलते हैं क्लासिकल। 14th सेंचुरी, इट वॉज रिटन इन 14th सेंचुरी, बहुत पुराना, आज से 600-700 साल पुरानी बात है। तो चूंकि पुराना है इसलिए क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। इसको इटली में लिखा गया था पेट्रार्क द्वारा, तो इटालियन सोनेट पैसा, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश में इसको फेमस करने वाले थे मिल्टन। चूंकि इसको फेमस करने वाले थे मिल्टन इसलिए इसको मिल्टनिक या मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। फेमस करने वाले थे इसको मिल्टन, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज नेम्ड आफ्टर पेट्रार्क द इटालियन पोएट। इटालियन सोनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली, दैट्स वाई इट इज नॉन एज इटालियन सोनेट। इसको हम क्लासिकल सोनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड, इट वॉज रिटन इन 14th सेंचुरी। इसको मिल्टोनिक सोनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज written in English mainly by Milton, and it was, you can say, become famous because of Milton's sonnets. Milton के सोनेट की वजह से ये फेमस हुआ था, तो इसको मिल्टोनिक सोनेट भी आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, शेक्सपियरियन सोनेट की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो ये शेक्सपियर ने इंग्लैंड में फेमस किए थे, इसलिए शेक्सपियरियन सोनेट है। चूंकि ये इंग्लैंड से है इसलिए इसको आप इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इंग्लैंड में था इसलिए इंग्लिश सोनेट, ये इटली में था इसलिए इटालियन सोनेट। ये शेक्सपियर के टाइम में ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो इसकी तुलना में देखा जाए तो ये मॉडर्न सोनेट है। 16th सेंचुरी जो शेक्सपियर की सेंचुरी मानी जाती है, ये उस दौरान ज़्यादा फेमस हुए, तो वो नया टाइम है, उसके 200 साल बाद की बात है लगभग, तो ये वो क्लासिकल हो गया और ये क्या हो गया? मॉडर्न सोनेट हो गया। शेक्सपियरियन सोनेट की एक राइम स्कीम होती है, एक इसकी भी राइम स्कीम होती है। इसकी अगर हम राइम स्कीम की बात करें, पेट्रार्कन सोनेट की अगर राइम स्कीम की अगर हम बात करें, राइम स्कीम, तो पेट्रार्कन सोनेट में ना एक्चुअली हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर आप पेट्रार्क की बात करें, पेट्रार्कियन सोनेट की अगर आप बात करते हैं, तो इसके ना दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। टोटल तो 14 लाइंस होती हैं, लेकिन ऑक्टेव में इसका एक पार्ट हो गया, उसमें आएंगी 8 लाइंस और सेस्टेट में आएंगी 6 लाइंस। 8 + 6 14 लाइंस। क्लियर? ऑक्टेव जो होता है इसमें 8 लाइंस के अंदर कोई भी
प्रॉब्लम को, कोई भी क्वेश्चन को अराइज किया जाता है, क्वेश्चन को उठाया जाता है, कोई प्रोपोजिशन, कोई प्रस्ताव, कोई मुद्दा, कोई इश्यू रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, कोई प्रोपोजिशन रखा जाता है और उस स्टेट में उसका आंसर देने की ट्राई की जाती है। आंसर, सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन, आंसर आता है, सॉल्यूशन आता है। ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं जिनमें पोएम का जो मुद्दा है, जनरली सोनेट जो होती है वो बेस्ड होते हैं, लव सॉन्ग होते हैं। तो शुरू में कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजिशन, कोई मुद्दा, कोई क्वेश्चन उठाया जाता है और उसको समझा करके सेस्टेट में उसका आंसर दिया जाता है, सॉल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन होता है, एक निर्णय निकल के आता है, डिसीजन निकल के आता है। ऑक्टेव की 8 लाइन के बाद ना एक कोई कोमा आता है और उसके बाद विचार चेंज होते हैं। एक कोमा आएगा, उस कोमा को कहते हैं हम लोग सिजुरा। क्या कहते हैं? सिजुरा। ऑक्टेव की 8 लाइन के बाद कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कोई ना कोई ऐसे पंक्चुएशन मार्क आएगा जहां आपको लगेगा कि हम यहां रुक रहे हैं। ऑक्टेव के बाद फिर 6 लाइन अलग शुरू होती हैं, एक तरह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई विराम, एक स्टॉपेज आता है, उसको आप कहते हैं सिजुरा। उसके बाद ना विचार चेंज होते हैं सेस्टेट में, उसका आंसर देने की कोशिश जाती है। जो विचार चेंज होते हैं उसको टर्न कहते हैं, उसको वोल्टा कहते हैं। और जो फुल स्टॉप आता है, जो कोमा आता है, जो विराम आता है, उसको आप सिजुरा कहते हैं। ये इटालियन वर्ड है, सिजुरा। और उसके बाद विचार चेंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं आप? वोल्टा या टर्न कहते हैं। ये बातें होती है ऑक्टेव में। 8 लाइंस होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं जिनमें उनको आंसर देने की कोशिश आती है। ऑक्टेव के बाद एक फुल स्टॉप, कोई कोमा, कोई स्टॉपेज आता है जिसे हम लोग सिजुरा कहते हैं। उसके बाद विचार चेंज होते हैं, विचार बदलते हैं, जिसे आप लोग वोल्टा या टर्न कहते हैं। यहां तक क्लियर बात आप लोगों के? ओके। फिर चूंकि पेट्रागन सोनेट की एक राइम स्कीम होती है अलग से, तो राइम स्कीम इंपॉर्टेंट है। इसकी राइम स्कीम की हम बात करें अगर पेट्रागन सोनेट की, तो जो ये ऑक्टेव होता है ना 8 लाइंस, इसकी राइम स्कीम तो फिक्स होती है। ऑक्टेव की राइम स्कीम तो फिक्स है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ये राइम स्कीम होती है 8 लाइंस की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ये तो हो गया ऑक्टेव का, और जो सेस्टेट होता है ना इसका, उसमें जनरली जो राइम स्कीम होती है वो होती है सी डी ई सी डी ई सी डी ई सी डी। तो 3 के 3 जो टर्सेट्स हैं उनसे मिला के सेस्टेट बन गया। 3 लाइनों को टर्सेट कहते हैं हम लोग, ट्रिपलेट कहते हैं। और 3 6 हो गया, तो 4 4 8 3 6। तो 2 क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 लाइन के 2 क्वाड्रेंट्स, और 3 लाइन के 2 ट्रिपलेट या टर्सेट्स। और टोटल 8 लाइन ये हो गई और 6 लाइन ये हो गई। 8 + 6 14 लाइन्स हो गई। जनरली सेस्टेट का ये होता है, और इसका तो फिक्स है ऑक्टेव का राइम स्कीम तो ए बी बी ए। कई लोग ना सरल भाषा में इसको याद करने के लिए ट्रिक्स बना देते हैं। अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, ऐसा लोग याद रख लेते हैं। आप लोगों को जरूरत नहीं है, मुझे पता है ट्रिक्स की, बट थोड़ा याद हो जाता है कि पेट्रागन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, देखो अब्बा खाने में कीड़े आ गए, ऐसा बोल सकते हैं आप। अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, ए बी बी ए सी डी ई। ये हो गया सेस्टेट। सेस्टेट के अंदर इस राइम स्कीम के और वेरिएंट भी आपको मिल सकते हैं। सी डी ई सी डी भी हो सकता है, सी डी सी हो सकता है, कड़क कड़क, अब्बा अब्बा कड़क कड़क, ऐसा हो सकता है। सी डी ई और डी सी ई, कीड़े और डी के, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? ये हो सकता है। इसके अलावा देखो ऐसा हो सकता है सी डी, 2 लाइन के 3 कपलेट्स हो सकते हैं। 6 लाइन तो हो ही जाएंगे इससे भी। कड़ कड़ कड़, अब्बा अब्बा, कड़ कड़ कड़, कीड़े डी के, कड़क कड़क, कीड़े कीड़े, ऐसे करके ये सेस्टेट में ना आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल सकते हैं। बट ऑक्टेव का तो फिक्स होता है ए बी बी ए। ये एक इंट्रिकेट राइम स्कीम है, कुछ सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है।
इसलिए कहता है कि सोनेट में इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है और राइम स्कीम फिक्स होती है कि इसमें ऐसी होगी, इसमें ऐसी होगी। ठीक है ना। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई हुई आप लोगों को कि पेट्रार्कन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि पेट्रार्कन पोएट ने इसको कोइंट किया था एक तरह से, उसने ज़्यादा इसको फेमस किया इटली के अंदर। फिर इसको हम इटालियन सोनेट भी क्या कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ओरिजिन इसका इटली में हुआ, इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। इंग्लैंड में इसको फेमस करने वाले थे मिल्टन, जॉन मिल्टन, इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। हालांकि अगर एक बात देखें हम लोग कि ये जो पेट्रार्कन सोनेट था ना, इसको इंग्लैंड में लेकर आने वाले थे टॉमस वायट। कौन थे लाने वाले? टॉमस वायट। इंग्लैंड में पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश में यहां लेकर आने वाले थे टॉमस वायट। ठीक है ना। और टॉमस वायट हो गया, एक था अर्ल ऑफ सरे, जिसको आप हेनरी भी कहते हैं, अर्ल ऑफ सरे, टॉमस वायट और एक ग्रिमेल्ड, निकोलस ग्रिमेल्ड। इन तीनों ने मिलकर इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, जो ABBA CD राइम स्कीम होती है, उस पर बेस्ड, इटालियन स्कीम राइम स्कीम पर बेस्ड उन्होंने कुछ सोनेट लिखे। उन सोनेट को रिचार्ड टॉटल ने अपनी बुक में पब्लिश करवाया। तो इसको जो हम लोग ना एक कलेक्शन करवाया, टोटल करके एक बुक आती है, उसमें उन्होंने पब्लिश करवाया। किस किस ने? टॉमस वायट ने, अर्ल ऑफ सरे ने और निकोलस ग्रिमेल्ड ने। तो रिचार्ड टोटल पब्लिशर था, उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये टॉमस वायट इसको लेकर आए इंग्लैंड में। शेक्सपियरियन सोनेट को फेमस किया शेक्सपियर ने, बट ये जो राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन सोनेट की, अगर हम बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें 3 क्वैट्रन्स होते हैं, 3 क्वैट्रन्स होंगे, हर क्वैट्रन में 4 लाइन्स होंगी। ईच क्वैट्रन इज ऑफ 4 लाइन्स। क्वैट्रन होता है 4 लाइन का, 4 लाइन के 3 क्वैट्रन, तो 12 लाइन्स हो गई। एक आता है इसमें कपलेट, कपलेट या कपलेट, एक कपलेट होगा, एक कपलेट होगा। इसमें क्या होगा, एक ही होगा 2 लाइन का, 2 लाइन का एक कपलेट होगा। तो देखो 3 क्वैट्रन्स हो गए 4 लाइन के, 4 लाइन का स्टेंजा को कहते हैं क्वैट्रन्स, 2 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं कपलेट। आगे हम पढ़ेंगे स्टेंजा के अंदर। तो 12 लाइन्स तो यहां हो गई और एक कपलेट। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, या कोई क्वेश्चन को रखा जाता है या कोई मुद्दा रखा जाता है और उस मुद्दे को अलग अलग क्वैट्रन में अलग अलग वैरायटी से रखा जाता है। पहले क्वैट्रन में अलग बात करेंगे, दूसरे क्वैट्रन में उसी पर अलग बात करेंगे, तीसरे में अलग करेंगे, और चौथे में ये जो कपलेट होता है इसके अंदर आप समरी निकाल देंगे, उसकी जो बातें कही ना आपने उसकी आप क्या करेंगे, समरी निकाल देंगे। ठीक है ना, कैप कर देंगे उसको, आप कपलेट हो जाएगा। तो ये इसकी राइम स्कीम क्या होती है, अगर हम बात करें शेक्सपियरियन सोनेट की, तो पहले क्वैट्रन की होगी ABAB, दूसरा क्वैट्रन फिर C से शुरू होगा CD, चौथा E से शुरू होगा EF। ये तो हो गए 3 क्वैट्रन्स, और लास्ट में आ जाएगा GG। जो लास्ट का जो कपलेट है उसका राइम स्कीम हो जाएगा GG, ABAB, CD, EF और लास्ट में आ जाएगा GG। ठीक है ना। तो ये राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन सोनेट की। इस राइम स्कीम के ऊपर सबसे पहले इंग्लैंड में लिखने वाले कौन थे, वो थे हेनरी हावर्ड, जिसको आप अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर लिखा और फेमस किया उसको शेक्सपियर ने, इसलिए वो ज़्यादा फेमस करने वाले के हिसाब से शेक्सपियरियन सोनेट नाम पड़ गया। शेक्सपियर ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 154 सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट्स, जो कि अक्सर जो अधिकतर जो उनके सोनेट्स थे वो उनके एक दोस्त थे WH, उनको डेडिकेट किए हैं। कुछ सॉन्ग कहते हैं कि एक डार्क लेडी नाम की उनकी, कहा जाता है ऐसा कि वो उनकी बिलव्ड थी और उनको उन्होंने डेडिकेट किए। तो अधिकतर तो वो WH पे है, विलियम हर्बर्ट, लेकिन कुछ उनके डार्क लेडी पर भी डेडिकेटेड है। तो ये जो 154 सोनेट्स हैं पोस्टह्यूमसली, इनकी मौत के बाद, शेक्सपियर की मौत के बाद टॉमस थॉर्प ने पब्लिश करवाए। टॉमस थॉर्प ने वो पोएम
जो इनके सोनेट्स थे 154 उनको पब्लिश करवाया। अर्ल ऑफ सरे ने इस राइम स्कीम पे सबसे पहले लिखा, शेक्सपियर ने फेमस किए, उनके 154 सोनेट्स थे, बहुत ज़्यादा सोनेट लिखे उन्होंने, और वो बाद में टॉमस थॉर्प ने उनको पब्लिश करवाया। ठीक है ना, ये होता है। और शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी, सी डी, ई एफ, और लास्ट का जो कपलेट होता है वो होता है जी। लास्ट में जी याद भी आती है, राजस्थान की बात करें तो हम लोग, मतलब माँ बहन, वो उस टाइप से कर सकते हैं। फिर जो स्पेंसिरियन सोनेट है, अगर हम इसकी बात करें तो स्पेंसिरियन सोनेट कुछ नहीं है, ये शेक्सपियरियन सोनेट की तरह ही है। ये एक्चुअली ए वेरिएंट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट है, ये उसी का तो वेरिएंट है, ये उसी का दूसरा प्रकार है। ठीक है ना, शेक्सपियरियन सोनेट का एक प्रकार है। बस इसमें क्या करते हैं, स्पेंसर ने क्या किया, एडमंड स्पेंसर ने क्या किया, ये जो राइम स्कीम थे ना ए बी, सी डी, ये अलग अलग शुरू हो रही थी। वो बी है या सी शुरू हो रहा है, कहीं कोई क्वेटरन का किसी क्वेटरन से कोई लिंक नहीं है। स्पेंसर ने क्या किया दोस्तों, एक क्वेटरन को दूसरे क्वेटरन से इंटरलिंक कर दिया। इंटरलिंक मतलब जो ये आपका राइम स्कीम है, चौथा जो साउंड आ रहा है इसका बी आ रहा है, जो दूसरा क्वेटरन शुरू होता है उसने उसको सी से ना शुरू करके इसकी फोर्थ लाइन का, इसकी पहली लाइन का, ये जो दोनों थे ना, ये उन्होंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। यानी कि जो सेकंड जो स्टेंजा होगा वो बी से शुरू होगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनाई स्पेंसर ने, देखना आप, स्पेंसर की अगर राइम स्कीम की हम बात करें तो इसने क्या किया, ए बी। अब अगला शुरू किया इसने सी से नहीं, बी से शुरू किया, बी सी। फिर अगला शुरू किया इसने सी से, सी डी। ठीक है ना, सी डी, ऐसे 3 पैटर्न लिए और फिर ले लिया लास्ट में ई। ए बी सी, सी डी और ई। कपलेट थोड़ा अलग कर दिया उसने। ऐसे इन क्वेटरन को क्वेटरन से क्या कर दिया उसने, लिंक कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया राइम स्कीम के अंदर। वो स्पेंसियन सोनेट कहलाते हैं। और शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम पता चली गया आप लोगों को। शेक्सपियर ने क्या किया, अपने पूरे 14 लाइन की जो कविता थी, सोनेट था, उसको ऐसे 4 भागों में बांटा। 4 लाइन्स के 3 क्वेटरन, तो 3 तो क्वेटरन हो गए, एक उसने 2 लाइन का कपलेट ले लिया। ऐसा काम स्पेंसर ने भी किया। स्पेंसर के जो इसने कई बार ऑक्टेव को सेस्टे से मिलाया। स्पेंसर के जो सोनेट हैं वो उनकी एक बुक है अमोरेती, उसमें सारे कलेक्टेड है, अमोरेती के अंदर जो है ना। तो ये 3 जो पार्ट है राइम स्कीम के आधार पर है। ये मेजर काइंड है, मेजर है 2 ही हैं, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, बट स्पेंसियन सोनेट भी इसका एक वेरिएंट है। इसके अलावा ना कुछ माइनर काइंड्स ऑफ सोनेट्स भी हैं, जैसे कर्टल सोनेट है, वो 10.5 लाइन का ही है, 10.5, 6 लाइन का एक सेस्टेट, 4 लाइन का एक क्वेटरन और आधी लाइन का एक छोटा सा टेल छोटा सा आधी लाइन का। तो 10.5 लाइन का एक हो गया, जो जीएम हॉपकिंस ने अपनी पोएम पीएड ब्यूटी और पीस के अंदर उसने यूज किया, 10.5 लाइन के सोनेट्स। एक आया रूपर्ट ब्रूक कवि, उसने क्या कर दिया, पहले आप ऑक्टेव लेते हैं, फिर सेस्टेट लेते हैं, पहले आप क्वेटरन लेते हैं, फिर कपलेट लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक ने एक बिल्कुल रिवर्स सोनेट बना दिया। उसने पहले लिया कपलेट और फिर बाद में लिए उसने क्वेटरन्स। ऐसे ही एक वंजिन सोनेट आया, जो वंजिन नॉवल लिखा गया था पुष्किन के द्वारा, तो उसको पुष्किन सोनेट भी कहते हैं, वंजिन सोनेट भी कहते हैं। उसने राइम स्कीम चेंज कर दी और राइम स्कीम चेंज करके उसने वंजिन और पुष्किन सोनेट कहा जाने लगा। एक क्राउन सोनेट आया, जैसे जॉन डन ने अपने जो होली सोनेट लिखे हैं वो क्राउन सोनेट के रूप में लिखे, जॉर्ज मेयर डिथ ने वो डेवलप किए। तो मेयर डिथ ने क्या किया, उसने 16 लाइंस का, 14 लाइंस नहीं, 16 लाइंस के 7 स्टेंजा बनाए, 16 के 7, और हर स्टेंजा का लास्ट लाइन अगली स्टेंजा की पहली लाइन से राइम करती थी, सेम होती थी लाइन। ऐसे पहले स्टेंजा का लास्ट लाइन, सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन, थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, ऐसे करके 7 स्टेंजा, जो लास्ट स्टेंजा था उसकी लास्ट लाइन और पहले स्टेंजा की पहली लाइन को राइम करवाया उसने, सेम करवाया। तो ये क्राउन सोनेट थे।
ऐसे छोटे मोटे सोनेट्स के टाइप भी बने हैं। तो आई होप कि आपको सोनेट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी मिल गई। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सोनेट सोनेटो वर्ड से बना इटालियन वर्ड है और उसके अंदर जो है एक छोटा गीत होता है 14 लाइंस का, जो आयम्बिक पेंटामीटर डेकासिलेबिक में लिखा जाता है। इंट्रिक राइम स्कीम होती है, 14 लाइंस होती है, फिक्स राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम के बेस पे इनको हम 3 भागों में बांटा हम लोगों ने, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन सोनेट में। कुछ छोटे मोटे सोनेट भी हैं, कर्टल सोनेट 10.5 लाइन का, रिवर्स सोनेट जो रूपर्ट ब्रूक ने लिया, वंजिन सोनेट या पुष्किन सोनेट, और एक हम पढ़ रहे थे क्राउन सोनेट। तो इन सब के बारे में थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग पीपीटी के थ्रू इनको देख लेते हैं। आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। देखिए सोनेट की अगर हम बात करें, ओरिजिन इटली है। जो सोनेट वर्ड है ये ऑक्टियन एक भाषा है फ्रांस की, ऑक्टियन। उस ऑक्टियन वर्ड भाषा में एक सोनेट शब्द है, उससे भी इसका जन्म माना जाता है। फ्रेंच का एक डायलेक्ट है ऑक्टियन, वहां पे एक सोनेट शब्द है, उससे भी इसको मानते हैं। और इटालियन वर्ड है सोनेटो, इससे भी इसको मानते हैं। तो ज्यादा प्रचलित यही है सोनेटो, क्योंकि वो पेट्रार्कन सोनेट भी वहीं से आया, तो सोनेट वर्ड था। या फिर सोनेट जो फ्रांस का एक डायलेक्ट है उसका सोनेट वर्ड है। दोनों का मतलब होता है ए लिटिल साउंड और स्ट्रेन, छोटा गीत, ए लिटिल सॉन्ग, लिटिल साउंड। इट इज शॉर्ट लिरिक पोएम। देखना, छोटा गाया जाने वाला गीत होता है सोनेट, कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल स्टेंजा, जिसमें एक स्टेंजा होगा 14 लाइंस का, और ये लाइन लिखी जाएंगी आयम्बिक पेंटामीटर में। मैं बताऊंगा भी आपको आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। ये डेकासिलेबिक होता है, 10 सिलेबल्स होते हैं। लाइन्स लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम, एक जटिल, इंट्रिकेट यानी वेरी कॉम्प्लिकेट राइम स्कीम होती है। इट एक्सप्रेसेस सिंगल थॉट, छोटी कविता होती है तो एक ही थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, एक ही फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। पुराने जो सोनेट थे, वो जो क्लासिकल सोनेट थे, दे आर बेस्ड ऑन लव, लव सॉन्ग होते थे। बाद में जो जॉन मिल्टन आया उसने थोड़ा पॉलिटिक्स डाल दिया उसके अंदर, तो पॉलिटिक का भी विषय आने लगा, सब्जेक्ट होने लगा। जॉन डन उसमें रिलीजन लेकर आ गया, धर्म लेकर आ गया, तो रिलीजन वाले भी हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। ओके, शैली का ओजीमेंडियस, ये इसी का एक सोनेट ही है। ऑन द बेसिस ऑफ द राइम स्कीम, राइम स्कीम के बेस पर आप इनको ना 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। सोनेट को 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। कौन कौन बताया आपको मैंने? पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन। तो इनको हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं। देखिए, पेट्रार्कन सोनेट की अगर हम बात करें, इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट क्यों कहा गया? क्योंकि इटली में इसका ओरिजिन हुआ। इसको हम लोग क्लासिकल सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 14th सेंचुरी में डेवलप हुआ, बहुत पहले। और मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं क्योंकि मिल्टन ने इसको इंग्लिश में, इंग्लैंड में फेमस किया। नेम्ड आफ्टर 14th सेंचुरी इटालियन पोएट पेट्रार्क। तो 14th सेंचुरी तो क्लासिकल हो गया, इटालियन पोएट था इसलिए इटालियन सोनेट हो गया, पेट्रार्क ने डेवलप किया इसलिए पेट्रार्कन सोनेट हो गया। तीनों बात समझ में आ गई आप लोगों को। कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टेव, इसमें एक तो ऑक्टेव होता है, फर्स्ट 8 लाइन, शुरू की 8 लाइन, और एक सेस्टेट होता है, रिमेनिंग 6 लाइन। ऑक्टेव शुरू की 8 लाइन, बाद की बची 6 लाइन सेस्टेट। यूजुअली ऑक्टेव रेजेज अ क्वेश्चन, ऑक्टेव में क्वेश्चन को उठाया जाता है। सेस्टेट ट्राइज टू आंसर इट, सेस्टेट में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की जाती है। ऑल्सो कोल्ड इटालियन सोनेट, इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। आफ्टर द 8 लाइन, 8 लाइनों के बाद देयर यूज्ड टू बी अ कोमा और पंक्चुएशन मार्क। 8 लाइन बाद एक कोमा आता है, पंक्चुएशन मार्क आता है, जिसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने? सिजुरा। तो वो देखो क्या कहलाएगा? सिजुरा। इट इज सिजुरा, उसे हम सिजुरा कहते हैं। इन द सोनेट्स आफ्टर द ऑक्टेव देयर इज अ चेंज ऑफ थॉट। 8 लाइन के बाद चेंज होता है थॉट के अंदर, जहां क्वेश्चन आप अराइज कर रहे थे, प्रॉब्लम रख रहे थे, प्रपोजिशन कर रहे थे, उसके बाद उसका आंसर आएगा तो विचार चेंज होंगे। इसको हम वोल्टा या टर्न कहते हैं। इट इज नोन एज वोल्टा और टर्न, इसे ही हम वोल्टा या टर्न कहते हैं। द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज ABBA, अब्बा अब्बा, कीड़े कीड़े। जनरल जो राइम स्कीम है वो इसकी यही होती है, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, ABBA, CDE, CDE। लेकिन
देयर मे बी वेरिएशन इन द राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट। सेस्टेट की राइम जो सी डी है ना, उसमें और वेरिएशन भी आपको मिल सकते हैं। सी डी सी जो मैंने कड़क कड़क कहा था याद करने के लिए, सी डी ई डी सी कीड़े डी के, और सी डी सी डी सी डी, और सी डी सी डी सी डी। ये और तरह के भी इसके अंदर राइम स्कीम हो सकती हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट इंक्लूड्स टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं एक साथ में, ऑक्टेव और सेस्टेट। द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट द ऑक्टेव। इसमें पहले में तो आर्ग्यूमेंट के अंदर आप ऑक्टेव होता है, 8 लाइन्स होती हैं जिसमें 2 क्वार्टर्न होते हैं 8 लाइन्स के, ए बी बी ए, दो ए बी बी ए और ए बी बी ए, 4 लाइन को बोलते हैं क्वार्टर्न्स। तो 2 क्वार्टर्न्स हो गए जिसमें टोटल कितनी लाइन हो गई आपके पास, 8 लाइन्स हो गई। इसकी राइम स्कीम भी फिक्स होती है। सेस्टेट की राइम स्कीम में ना थोड़े वेरिएशंस आते हैं। तो देखिए इसमें प्रपोजिशन, कोई समस्या को रखा जाता है, विच डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, क्वेश्चन रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, फॉलोड बाय सेस्टेट। उसके बाद एक सेस्टेट आता है। क्या आता है उसके बाद, सेस्टेट 2 टर्सेट्स। इसमें 3 लाइनों के टर्सेट्स होते हैं, कई बार 2 लाइन के वो कड़ 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 और सी डी कपलेट्स भी हो सकते हैं। टर्सेट्स होते हैं 2 6 लाइन के, विच प्रपोजेज अ रेजोल्यूशन। इसमें रेजोल्यूशन होता है, सॉल्व, निर्णय निकल के आता है, डिसीजन आता है। टिपिकली द 9th लाइन, 8th लाइन के बाद जो 9th लाइन आएगी, सेस्टेट की पहली लाइन, व्हाट इज कॉल्ड द टर्न और वोल्टा। उसे हम टर्न या वोल्टा कहते हैं। जो 9th लाइन है ना, उसको आप टर्न या वोल्टा कहते हैं कि यहां विचार बदल रहा है, यहां चेंज हो रहा है 8 लाइन के बाद। विच एक्ट्स टू सिग्नल द मूव्स फ्रॉम प्रपोजिशन टू रेजुलेशन। जहां पता है कि भाई आपने पहले ऑक्टेव में प्रपोजिशन रखा था, प्रस्ताव, कोई प्रॉब्लम रखी थी, और अब इन 6 लाइन में 9th लाइन से आपको उसका रेजुलेशन मिलना शुरू हो जाएगा, उसका निर्णय निकलना शुरू हो जाएगा। यह तो समझ में आ रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट इज एज फॉलोज। राइम स्कीम जो होती है उसकी एबीबी होती है, देखो आप। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जॉन मिल्टन की एक कविता थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वहां से लिखा गया है, वहां से लिया गया है। स्पेंट, एक स्पेंट में पेंट, एंट, एंट, एंट का साउंड है तो ए दे दिया नाम हमने। राइम स्कीम ऐसे करते हैं हम लोग, मैं बताऊंगा आपको, राइम स्कीम पढ़ाऊंगा आगे। ई एन टी, एंट, ये आपका एक इसकी जो है साउंड है, राइम है। वाइड, वाइड में आइड, आइड बी हो गया, नया साउंड आ गया तो नया नाम दे दिया ए बी। अब देखो वाइड और हाइड, हाइड में भी आई डी ई है तो दोनों सेम ही है, बी और बी। फिर आ गया स्पेंट में एंट था, बेंट में भी देखो एंट है, इसका नाम क्या दे दिया, वो दोनों सेम हो गए नहीं, एंट एंट, तो यहां ए दे दिया, यहां ए दे दिया, आइड आइड बी भी दे दिया तो ए बी बी ए हो गया, ए बी बी ए। ऐसे आगे देखो प्रेजेंट में भी एंट आ गया तो ए हो गया, चाइल्ड आई डी ई आ गया, बी हो गया, डिनाइड में आई ई डी आ गया, बी हो गया, सेम ही तो हो रहा है, ऊपर वाला ही तो आ गया। और इधर आ गया प्रिवेंट यानी कि एंट तो ए हो गया। राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए बी बी ए, 8 लाइन्स हो गई ऑक्टेव। बातें कर रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि भाई मेरी आंखें चली गई, मैं रोशनी चली गई, मैं देख नहीं पा रहा, भगवान मुझे डांटेंगे या मैं पोएम कैसे लिखूंगा, वो सब बात कर रहा था। आई फॉन्डली आस्क्ड बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब पेशेंस वो जवाब दे रहा है, देखो अब यहाँ विचार बदलेगा तो वोल्टा, अब टर्न आएगा। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गो डथ नीड, ये नीड में ईड, नया ही साउंड आ गया, इसको आपने सी दिया ना। बेस्ट में एस्ट आ गया, नया साउंड आ गया। स्टेट में एट, ये नया साउंड है तो ई नाम दे, सी डी ई। फिर देखो स्पीड में ईड और नीड सेम है, बेस्ट और रेस्ट में डी सेम है, स्टेट और वेट एट 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 सेम है, सी डी ई सी डी ई। ये पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, उसकी पोएम है। और देखना सी डी ई और सी डी ई जो यहाँ पर बने, तो ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई, ये राइम स्कीम हो गई पेट्रार्कन। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस बहुत अच्छा एक पोएम है जो जॉन मिल्टन ने लिखी है और वो पेट्रार्कन सोनेट के रूप में लिखी गई है। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई।
सेस्टेट की राइम स्कीम कई बार बदल भी जाती है, उसमें वेरिएशंस भी आ जाते हैं, बट यहाँ तो जॉन मिल्टन ने जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है राइम स्कीम उसी को यूज़ किया, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। तो मैंने समझाने की कोशिश की भाई राइम स्कीम के आधार पर ऐसी कविता है जो आपको पेट्रार्कन सोनेट के रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट जो पहली बार इस इटालियन स्कीम पर अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े या और भी जो इसकी बताई थी आपको मैंने, इसको लाने वाला इंग्लैंड में था टॉमस वायट। टॉमस वायट सबसे पहले लेकर आए, फॉलोड बाय इसके बाद मिल्टन ने काम किया इस पेट्रार्कन सोनेट के ऊपर, टॉमस ग्रे ने भी लिखे, जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉसेटी, इन लोगों ने भी काम किया पेट्रार्कन सोनेट पे। मिल्टन ने तो बहुत फेमस किया, सबसे पहले लेकर आए कौन? टॉमस वायट। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन सोनेट इन इंग्लिश, टोटल्स मिससेलेनी, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बुक रही है पेट्रार्कन सोनेट पे लिखी गई पहली जो इंग्लिश की बुक है वो है टोटल्स मिससेलेनी। इसमें किस किसने लिखा था? हेनरी हावर्ड, जिसको आप अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, निकोलस ग्रिमेल्ड ने, और तीसरा था टॉमस वायट। इन तीनों ने मिलकर जो सोनेट लिखे थे उनको यहाँ कलेक्शन किया गया और इसको टोटल मिससेलेनी नाम दिया गया, क्योंकि इसको पब्लिश करने वाले थे रिचार्ड टोटल। क्योंकि इसको रिचार्ड टोटल पब्लिश कर रहे थे इसलिए टोटल्स मिससेलेनी नाम रख दिया। और करने वाले कौन कौन थे काम इसमें? हेनरी होवर्ड, जिसको आप अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, तो अर्ल ऑफ सरे आ जाए चाहे हेनरी होवर्ड आ जाए, दोनों एक ही बात है, और निकोलस ग्रिमेल्ड और टॉमस वायट, इन्होंने मिलकर के जो है वो ये सोनेट लिखे और टोटल मिससेलेनी में उसको पब्लिश करवा दिया। पब्लिश करने वाले कौन थे? रिचार्ड टोटल। देखिए आप उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इट वॉज पब्लिश बाय रिचार्ड टोटल, इसको पब्लिश करने वाले थे रिचार्ड टोटल। 1557 में पब्लिश किया गया लंदन में। जो क्लासिकल थीम थी सोनेट्स की वो थी लव, बाद में मिल्टन उसमें पॉलिटिक्स ले आया, डन उसके अंदर रिलीजन को ले आया, वर्ड्सवर्थ का कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इसी पर है, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े राइम स्कीम वही है जो बताई थी आपको मैंने, ABBA CDE। और तोरू दत्त का जो द लोटस जो पोयम है वो भी पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम पर ही लिखी हुई है। ये हो गया पेट्रार्कन सोनेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों शेक्सपियरियन सोनेट। पहला हो गया पेट्रार्कन, दूसरा हो गया शेक्सपियरियन सोनेट। इसे आप इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड में डेवलप हुआ, शेक्सपियर ने इसको फेमस किया इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर, ऑल्सो कोट इंग्लिश सोनेट इन 16th सेंचुरी। ये 16th में आया था, पेट्रार्कन सोनेट 14th सेंचुरी में आया था। राइम स्कीम फॉल्स इनटू 3 क्वार्टर्स। इसमें क्या होता है? 3 क्वार्टर्स होते हैं। 4 लाइन यूनिट्स, क्वार्टरन होता है 4-4 लाइन का स्टैंजा, कपलेट होता है 2 लाइन का, सेस्टर 3 लाइन का, ऑक्टेव 8 लाइन्स का, कंक्लूडिंग कपलेट, एक कपलेट होता है 2 लाइनों का, तो 3 तो क्वार्टरन हो गए 4-4 लाइन के, तो 3 4 जा 12, और एक कपलेट हो गया 2 लाइन का, 12 + 2 14। The quatrains usually presents a repetition with variation of the statement। क्वार्टरन्स में क्या करता है? कोई आप इश्यू को, कोई प्रोपोजिशन को रखते हो और उसको, चूंकि 3 क्वार्टरन है तो तीनों में अलग अलग वेरिएशन से बात को आप पेश करते हो, प्रेजेंट करते हो, अलग अलग तरीके से रिपीट करके प्रेजेंट करते हो ऑफ द स्टेटमेंट। एंड द फाइनल कपलेट में समराइज कर देते हो। हाँ भाई ये कहना चाह रहे हैं, उसको आप समराइज कर देते हैं फाइनल के कपलेट में। देखिए समराइज और कैप्स द क्वार्टरन्स, उस क्वार्टरन्स की कही गई बातों को लास्ट के कपलेट में समराइज कर देते हैं। द राइम स्कीम इन अ शेक्सपियरियन सोनेट इज ABAB। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? ABAB, फिर B से शुरू नहीं होगा, C शुरू होगा अलग, CD EF और लास्ट में आता है GG। और स्पेंसर सोनेट में क्या करते हैं? इसी राइम स्कीम में थोड़ा सा वो आपस में इंटरलिंक कर देते हैं। द लास्ट 2 लाइन्स आर अ राइमिंग कपलेट। लास्ट की जो 2 लाइन होती हैं वो राइमिंग कपलेट होती हैं, 2 लाइनें। जैसे एक सोनेट है शेक्सपियर का लिखा हुआ, उसने देखा लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, माइंड्स में आइंड्स, लव में तो बी हो गया, फिर देखो फाइंड्स में आइंड्स ए, दोनों सेम हो गए, लव और रिमूव तो ये दोनों लगभग सेम है। तो राइम स्कीम में आइडेंटिकल भी चल जाता है, तो राइम स्कीम हो गई ABAB। अब ये जो नया शुरू होगा, मार्क में आंख, सी आ गया, शेकन में एकन,
बाक और मार्क सेम हो गया, देखो सी डी, और ये आक और बाक सेम हो गया। इधर एकन है, आगे देखो इधर आ गया टेकन, टेकन, एकन, ये दोनों सेम हो गया। तो सी डी, दो क्वेटरन हो गए। फिर देखो तीसरा क्वेटरन चीक्स यानी कि ईक्स। राइम कैसे बनाते हैं? अंतिम शब्द का जो वॉवल साउंड्स होता है ना, स्ट्रेस्ड वॉवल साउंड, उसको लेते हैं और उसके बाद जो भी स्पीच साउंड बचते हैं उनको शामिल करते हैं। तो चीक्स में च नहीं लेंगे, वॉवल साउंड शुरू करेंगे ईक्स, ईक्स पूरा बोला जाएगा। ईक्स नया आ गया। कम में क्या मत बोलो, अम, ये एफ हो गया, नया साउंड आ गया ई एफ। अब एक तो ईक्स आएगा, एक आएगा, देखना आप आगे ऐसे ही करेगा वो। शेक्सपियर ने लिया था यहाँ, देखो वहां पे चीक्स था, यहां पे आ गया वीक्स, तो ईक्स हो गया। और वहां तक कम, यहां पे होगा डूम। तो मिलता जुलता, थोड़ा मिलता जुलता भी चल जाता है। हो सकता है पहले उसको डम कहते हो, उसको कूम कहते हो, तो ऐसा भी कहते हैं कि पुराने ज़माने में होता है उसको अलग बोला जाता हो, तो उनको अंग्रेज़ों को लगता हो कि यार ये ठीक है, बट थोड़ा बहुत आइडेंटिकल भी हो सकता है, मिलता जुलता भी राइम स्कीम में कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं मिला, कम का डूम, थोड़ा सेम सा मिल गया। और लास्ट में जो है प्रूड का ऊड और लव्ड का औड या ऊड, मिलता जुलता सा है, तो जी कर लिया इसको। ये सोनेट है, इसका नंबर है सोनेट 116 बाय शेक्सपियर। जो थॉमस थॉप ने जो कलेक्शन किया था, तो शेक्सपियर का उसका सोनेट का नाम दे दिया ना, सोनेट 116। और इसका था, इसमें देखो राइम स्कीम वही है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से राइम स्कीम बनाई जाती है। द इंग्लिश सोनेट ऑफ दिस राइम स्कीम वॉज यूज फर्स्ट बाय द अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड। शेक्सपियर ने सबसे पहले लिखे, उसने फेमस किया था, सबसे पहले लिखा इसको अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड ने। ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, शेक्सपियरियन सोनेट की या इंग्लिश सोनेट की सबसे पहले शुरुआत किसने की? इंग्लिश सोनेट्स लिखा जाता है ना इसको, सबसे पहले शुरुआत की अर्ल ऑफ सरे ने, हेनरी हॉवर्ड भी उसका नाम है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, जो थॉमस थॉर्प ने 1609 में उसको क्या करवाया? पब्लिश करवाया। द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर हैव बीन डेडिकेटेड टू WH विलियम हर्बर्ट को वो डेडिकेट करता है, और इसके अलावा डार्क लेडी को भी उसने डेडिकेट किया है। शेक्सपियर का वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, वो आप और देख सकते हैं नेट पे जाकर के, वो भी इसी राइम स्कीम पे लिखा होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा शेक्सपियरियन सोनेट भी हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आगे स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट कुछ नहीं है, शेक्सपियरियन सोनेट से मिलता जुलता है, उसी का थोड़ा सा एक अलग रूप, वेरिएंट कह सकते हो आप, राइम स्कीम को इंटरलिंक करेगा बस। ए वेरिएंट इन शेक्सपियरियन सोनेट which employ a rhyme scheme that links quatrain with quatrain, जो एक क्वेट्रन को दूसरे क्वेट्रन से क्या करती है? लिंक करती है, या ऑक्टेव को सेस्टेट से लिंक करती है। जैसे ए बी, अगला सी से शुरू न करके बी से शुरू करेगा, बी सी पे सी से शुरू करेगा। एक क्वेट्रन को दूसरे क्वेट्रन से क्या कर दिया उसने? इंटरलिंक कर दिया, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था। बी सी फिर सी शुरू कर दिया, सी डी, और लास्ट में लिया आपने ई। वहां पे जी आया था लास्ट में शेक्सपियरियन सोनेट में, यहां पर ई आ गया। स्पेंसर के सोनेट सारे लिखे गए हैं अमोरेती में। किसमें लिखे हमने? अमोरेती में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। माइनर टाइप्स ऑफ सोनेट, सोनेट के माइनर टाइप की बात करता है, कुछ छोटे मोटे सोनेट भी होते हैं। एक है कर्टल सोनेट, जो 10.5 लाइन का होता है, जो GM हॉपकिंस ने पीएड ब्यूटी में और पीस में लिखा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय GM हॉपकिंस। एक इंपॉर्टेंट बात, GM हॉपकिंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इट इज अ सोनेट ऑफ 10.5 लाइन्स, 10.5 लाइन का, 10.5 लाइन्स का सोनेट होता है। इट कंटेन्स सेस्टेट 6 लाइन। ओके, इसमें क्या होता है? एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का, फिर एक पैटर्न होगा 4 लाइन का, और टेल पीस होगा आधी लाइन का। तो 6 + 4 + हाफ, टोटल 10.5 लाइन्स होती है। इसमें कितनी लाइन होती है? 10.5 लाइन, 10.5 लाइन का होता है, ठीक है। GM हॉपकिंस ने पीएड ब्यूटी और पीस ये लिखी हैं, वो इसी पर है, ठीक है ना। अब देखना 10.5 लाइन्स मिलेंगी आपको नेट पे, इसको आप चेक करना, पढ़ना, आपके बुक्स में आप देखना है इनको। ओके, ये हो गया। इसके बाद आप बात करते हैं रिवर्सल सोनेट की, जो रूपर्ट ब्रूक ने लिखी। देखिए आप,
रिवर्सल सोनेट, इट इज स्टार्टेड विद वन कपलेट, उल्टा होता है, कपलेट लास्ट में आता है लेकिन ये कपलेट से शुरू होगा और फिर होंगे 3 क्वैट्रन्स, फिर 3 क्वैट्रन आएंगे। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक ने इंट्रोड्यूस किया था ये, ठीक है ना। और इसकी पोएम थी ए सोल्जर, आप देखना उसमें पहले कपलेट होगा और बाद में उसमें 3 क्वैट्रन्स होंगे। फिर आ जाओ वंजिन स्टेंजा या पुष्किन स्टेंजा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वंजिन नाम का एक नॉवल था जो लिखा पुष्किन ने था। पुष्किन ने एक नॉवल लिखा वंजिन, उसमें उसने सोनेट वर्स के रूप में उस सोनेट को लिखा, तो उसको नॉवल को लिखा, जैसे हमारे यहाँ विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट लिखा है, ऐसे ही कुछ इसने लिखा। पुष्किन ये फॉर्म जो होती है वो नॉवल वंजिन में लिखी। इसमें क्या होता है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया। हम बात कर रहे थे कि सोनेट किस में होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं। ये कह रहे नहीं, आयम्बिक टेट्रामीटर मतलब 4 फीट का था ये। डेकासिलेबिक ना होकर के ये ऑक्टासिलेबिक होगा। इट्स राइम स्कीम इज ABAB, राइम स्कीम भी अलग है, ना तो आपको शेक्सपियर में मिलेगी, ना किसी में नहीं मिलेगी, ना स्पेंसर मिलेगी, ना पेट्रार्क में मिलेगी। ABAB ठीक है पहला, तो अगला कर दिया CCDD, उससे अगला कर दिया EFFE और लास्ट में G। एक अलग ही राइम स्कीम बना दी इसने, ABAB CCDD EFFE GG। विक्रम सेठ जो हमारे यहाँ इंडियन नॉवलिस्ट है, उन्होंने इस सोनेट को यूज किया अपने वर्स नॉवल में। एक नॉवल लिखा जो वर्स में, जो उन्होंने वर्स में मतलब गद्य भाग में लिखा, सॉरी पद्य भाग में लिखा, द गोल्डन गेट। वर्स में लिखा उन्होंने, कविता के रूप में, काव्य के रूप में लिखा उन्होंने द गोल्डन गेट। उसमें उन्होंने इसी राइम स्कीम को और इसी स्टेंजा के फॉर्म को यूज किया था। अब एक बात करते हैं हम लोग क्राउन सोनेट की। क्राउन सोनेट, क्राउन सोनेट क्या होता है, इसको क्राउन ऑफ सोनेट्स भी कहते हैं। ये जॉर्ज मेयरडिथ, मैं बता रहा था आपको नाम, उसने इंट्रोड्यूस किया, जॉर्ज मेयरडिथ ने। इसमें 16 लाइंस के सोनेट्स थे। सोनेट वैसे कितने लाइन के होते हैं, 14 लाइंस के होते हैं, बट इसने 16 लाइंस के लिखे। कर्टल सोनेट पढ़ा था, वो 10.5 लाइन का है। 16 लाइन के सोनेट्स हैं। द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट सोनेट, पहले सोनेट की जो लास्ट लाइन होती है वो विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट सोनेट। पहले सोनेट की आखिरी लाइन और दूसरे सोनेट की पहली लाइन सेम होंगी, एंड सो ऑन, और ऐसे आगे चलता रहेगा। मतलब फिर दूसरे सोनेट की लास्ट लाइन तीसरे सोनेट की फर्स्ट लाइन होगी, फिर तीसरे सोनेट की लास्ट लाइन फोर्थ सोनेट की फर्स्ट लाइन होगी, ऐसे चले जाओगे। लास्ट में 7th सोनेट की लास्ट लाइन फर्स्ट सोनेट के पहली लाइन से मैच करेगी। फाइनली द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सोनेट बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट सोनेट। इसमें 16 लाइन्स के 7 स्टेंजास होते हैं, 7 सोनेट्स होते हैं, 16 लाइन के 7 सोनेट्स। जॉन डन के जो होली सोनेट्स हैं वो इसी पर बेस्ड है, ऐसे क्राउन सोनेट के रूप में ही लिखे गए हैं। तो इस सोनेट्स के सारे प्रकार पढ़ लिए हमने, क्या क्या प्रकार होते हैं राइम स्कीम के बेस पर, कुछ अलग पैटर्न्स हैं उन पे पढ़ लिए। अब एक शब्द आया था, आपको ध्यान हो तो, आयम्बिक पेंटामीटर। क्या आया था दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर। तो जो आयम्बिक पेंटामीटर है वो क्या होता है, इसमें 2 शब्द आपको समझने पड़ेंगे। मैं बात करता हूं आपसे, देखो आयम्बिक पेंटामीटर के ऊपर समझिए आप। आयम्बिक पेंटामीटर को हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने में भी काम में आएगा कि भाई पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, टेट्रामीटर में लिखी गई है, डोकेइक है, ट्रोकेइक है, क्या है, कौन सी पोएम है, वो सब देखना समझ में आना चाहिए। तो आयम्बिक पेंटामीटर में 2 शब्द है, एक तो आयम्बिक और एक पेंटामीटर। तो पहले हम देख लेते हैं पेंटामीटर को। एक्चुअली क्या होता है, हर लाइन में कुछ ना ऐसे सिलेबल होते हैं, कुछ फुट होते हैं। तो अगर 1 फुट है, एक भाग है, तो उसको आप मोनोमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको आप, मोनो। 1 है तो। अगर 2 फीट है तो मोनो की जगह वर्ड आ जाएगा डाई, और डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर। इसको लिख भी सकते हैं हम लोग, डायमीटर।
अगर 3 फीट हो गए तो 3 फीट हो गए तो फिर आप करेंगे ट्राई मीटर। 4 हो गए तो 4 अगर फीट है तो टेट्रा। 5 है तो पेंटा। 5 है तो पेंटा, जो पेंटा आ रहा है पेंटामीटर हो जाएगा। 6 है तो हेक्सा। 7 है तो हेप्टा। 8 है तो ऑक्टा। 9 है तो नोना। और 10 है तो डेका। 10 सिलेबल है तो डेका। ये वर्ड्स है, ये केमिस्ट्री साइंस में भी आते हैं और हमारे इंग्लिश में भी आ गया। 1 फुट है तो मोनो यानी एक। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8 और नोना मीन्स 9 और डेका मीन्स 10 फुट होंगे या 10 फीट होंगे। एक तो ये बात होगी। तो पेंटामीटर मतलब उसमें 5 फीट होंगे, इतना समझो। एक बार आप एग्जाम्पल दे समझाऊंगा कैसे होते हैं। पेंटामीटर मतलब 5 फीट हो गए। अब इसमें वर्ड है आयम्बिक। आयम्बिक का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। आयम्बिक मतलब क्या है? आयम्बिक मीन्स पहले एक अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, फिर एक स्ट्रेस सिलेबल होगा। पहले अनस्ट्रेस होगा, फिर क्या होगा? स्ट्रेस सिलेबल होगा। आयम्बिक का मतलब ये होता है। अब ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस क्या है, देखो मैं बताता हूं। हमारे इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक पार्ट्स मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें से कुछ तो होते हैं स्ट्रेस सिलेबल होते हैं। कौन से होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तो होते हैं स्ट्रेस सिलेबल। और कुछ होते हैं अनस्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में क्या होगा? नाउन को छोड़ दो, प्रोनाउन। अच्छा, वर्ब में देखना, वर्ब में अगर दोनों वर्ब दे रखी हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो अनस्ट्रेस हो जाएगी, मेन वर्ब स्ट्रेस हो जाएगी। ये भी होता है। प्रोनाउन, कंजक्शन, एंड, और, नोर, आइदर, नाइदर, ये सब। प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, ठीक है ना, प्रोनाउन, ये सब चीजें होती हैं, ये होती है अनस्ट्रेस। तो किसी भी सेंटेंस में या तो शब्द स्ट्रेस्ड होगा या तो शब्द क्या होगा? अनस्ट्रेस होगा। सिलेबल कह दो या वर्ड कह दो, वर्ड के फिर टुकड़े होते हैं वो सिलेबल कहते हैं हम लोग। तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तो होते हैं स्ट्रेस्ड। और प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, जिनको जोड़ने ओढ़ने में काम आते हैं, इनकी जगह पे काम आते हैं, ये मुख्य शब्द नहीं होते, ये कंटेंट वर्ड नहीं होते, इनको आप लोग कहते हैं अनस्ट्रेस। तो इन पे तो स्ट्रेस लगेगा और इन पे स्ट्रेस नहीं लगेगा। जब आप आयम्बिक पोएम लिखोगे तो पहला आपका जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा, दूसरा सिलेबस क्या होगा? वो स्ट्रेस होगा। कभी इन बातों का ध्यान रखना है कि पहले वो अनस्ट्रेस लिखेंगे, फिर वो क्या लिखेंगे? स्ट्रेस लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो उससे समझ में आएगी बात आपको। जैसे टॉमस ग्रे की पोएम जो है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, वो क्या लिखते हैं? देखिए आप, द कर्फ्यू told the knell of parting day। पहली लाइन है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड की, एंड दिस इज रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आपको समझ में आ गया क्या होता है। द आर्टिकल है, ये अनस्ट्रेस है। कर्फ्यू, इसमें ना 2 सिलेबल है, 2 टुकड़े हैं शब्द के, कर फ्यू। तो जो किसी शब्द के कितने वोवल साउंड्स हैं उसमें, उनके हिसाब से उनके सिलेबल बनते हैं। तो कर, अ, और फ्यू, यू, ये 2 सिलेबल हो गए। तो
कर पे तो जो है वो स्ट्रेस है और फ्यू पे अनस्ट्रेस है, तो दो टुकड़े हो गए, तो इसके टुकड़े कर दिए हमने ऐसे, ये टुकड़े हो गए इसके, अनस्ट्रेस आ गया और स्ट्रेस आ गया, दो सिलेबल हो गए, ये 1 फुट हो गया। इधर फ्यू अनस्ट्रेस है, द आर्टिकल था, कर्फ्यू जो है वो नाउन था, लेकिन दो सिलेबल थे, कर स्ट्रेस था और फ्यू अनस्ट्रेस था। टोल्ड मेन वर्ब है, ये टोल्ड, ये क्या हो गया आपका, एक सिलेबल हो गया, ठीक है ना, टोल्ड। फिर द क्या हो गया, अनस्ट्रेस, नेल हो गया स्ट्रेस, एक ये सिलेबल हो गया। ऑफ प्रपोजिशन है, अनस्ट्रेस, पार्टिंग, पार्ट में ये स्ट्रेस है, और देखो यहां टुकड़ा हो गया इसका एक, इंग, ये अनस्ट्रेस हो गया, ठीक है, और डे स्ट्रेस हो गया। अब देखना आप 1 2 3 4 और 5 फीट हो गए। वापस देखना, द कर्फ्यू टोल्ड द नेल ऑफ पार्टिंग डे, इस तरह से लाइन है। तो द कर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ये नेल घंटी नाउन था, ये आर्टिकल था, तो अनस्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। ओ प्रोपोजिशन है, अनस्ट्रेस हो गया। पार्टिंग, पार्ट पे स्ट्रेस है, इंग पे स्ट्रेस नहीं है, तो ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस हो गया। और डे दिन नाउन होता है तो स्ट्रेस हो गया। तो 5 हो गए, 5 फीट हो गए तो पेंटामीटर हो गया, 5 फीट हो गए तो पेंटामीटर हो गया। और इसके अंदर जो है एक अनस्ट्रेस है और एक स्ट्रेस है, तो ये क्या हो गया, आयम्बिक पेंटामीटर, क्या हो गए, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है ना, ये हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे बनते हैं। ऐसे ही ना आप एक पोएम हम और पढ़ेंगे, अभी नोट से पढ़ लेंगे वो, जो हमारे अलेक्जेंडर पॉप हैं, वो भी बहुत अच्छे मास्टर रहे हैं लिखने में, बहुत अच्छा लिखते थे, परफेक्ट पोएम्स लिखते थे, जो नियो क्लासिकल एज के रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप। तो उन्होंने उनका एक ऐसे है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, वी थिंक आवर फादर्स फूल्स सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स no doubt will think us so. That poem, that couplet was also written in iambic pentameter. मैं उसमें भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सा अनस्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेस है। तो हम ये थोड़ा बात करने वाले हैं कि ये मीटर कैसे बनाते हैं और क्या आयम्बिक होता है, क्या ये ट्रोकेइक होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं आगे। मैट्रिक लाइन, मैट्रिक लाइन जो होती है, नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीट कंपोजिंग इट, कितने नंबर हैं उसमें, कितने उसमें क्या बोलते हैं अपने फीट कितने हैं। तो अगर 1 फुट है तो मोनोमीटर बोलेंगे, मोनोमीटर। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये पढ़ा था आपको मैंने भी। 5 फीट है तो पेंटामीटर, 5 फीट है तो पेंटामीटर। अगर 4 फीट है तो टेट्रामीटर, 6 है तो हेक्सामीटर, फिर 7 है तो हेप्टामीटर, 8 फीट है तो ऑक्टामीटर, 9 फीट है तो नोना, 10 है तो डेका, 10 है तो डेका। तो मीटर समझ में आ गया। अब वो आयम्बिक क्या होता है उनको वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो हम लोग देखिए, द 4 स्टैंडर्ड फीट डिस्टिंग्विश इन इंग्लिश, 4 स्टैंडर्ड फीट होते हैं इंग्लिश में, 4 फीट होते हैं। एक होता है आयम्बिक, एक होगा आपके आगे देख लेंगे, चलो पहले आयम्बिक देखते हैं। आयम्बिक को जो पढ़ाया थोड़ी पहले वो इंपॉर्टेंट है, अधिकतर 90% पोएम्स तो इसी में लिखी गई हैं। आयम्बिक क्या होता है, एक तो अनस्ट्रेस लेवल होता है फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। पहले अनस्ट्रेस आएगा जिसको हम ऐसा साइन बनाते हैं, अनस्ट्रेस, और स्ट्रेस का ऐसा बनाते हैं। इट इज द कॉमनेस्ट इंग्लिश फुट, ये सबसे कॉमन इंग्लिश फुट होता है आयम्बिक, सबसे ज्यादा चलने वाला। स्ट्रेस लेवल तो किससे बनते हैं, नाउन से, वर्ब से, एडवर्ब से और एडजेक्टिव से। अनस्ट्रेस लेवल किससे बनेंगे आपके, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमिनर, आर्टिकल, इन सब से। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा देखो आप, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो द कर, द अनस्ट्रेस था, कर स्ट्रेस था, फ्यू अनस्ट्रेस था, टोल्स स्ट्रेस था, दो गए। द नेल
अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ऑफ, अनस्ट्रेस, पार्ट में स्ट्रेस, इंग में अनस्ट्रेस, पार्टिंग, और डे स्ट्रेस। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो पेंटामीटर। और एक अनस्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस। तो अनस्ट्रेस के बाद अगर स्ट्रेस आता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयम्बिक कहते हैं। एक एग्जांपल और देखें, ये तो थॉमस ग्रे की एलिजिटेरियन कंट्री चार्ट हो गई। अब देखो वो जो बता रहा था आपको अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें देखिए आप वी थिंक, वी प्रोनाउन है, ध्यान देना आप, वी प्रोनाउन है, अनस्ट्रेस हो गया, थिंक स्ट्रेस हो गया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, एम्बिक हो गया, और 1 फुट हो गया। आर ये डिटर्मिनर है, अनस्ट्रेस, फादर्स, हम सोचते हैं हमारे फादर्स फूल हैं, जब हम बड़े होते हैं सोचते हैं हम लोग जैसे हम बड़े होते हैं, लेकिन हमारे जो वाइजर सन्स हैं नो डाउट विल थिंक अस सो, वो भी हमें ऐसा ही समझेंगे। तो क्या कह रहा है, अनस्ट्रेस, फा स्ट्रेस, दर ये अनस्ट्रेस होता है, फूल्स ये नाउन है यहाँ पे, स्ट्रेस, सो वाइज, वाइज एडजेक्टिव है, ये इसी को और मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड वाइज हो गया, ये अनस्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। सो वाइज वी ग्रो, जैसे हम बढ़ते हैं, सो वाइज जैसे हम बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं कंजक्शन के रूप में मान लो इसको आप। तो वी जो है अन स्ट्रेस है, और ग्रो मेन वर्ब है, स्ट्रेस हो गया। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये सब आयम्बिक हो गया। और वी थिंक ये 1, आर फादर ये 2, ये फादर्स फूल्स ये 3, सो वाइज 4, और ये 5, तो 5 हो गए। तो आयम्बिक पेंटामीटर। ऐसे इसमें लाइन है, आर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो, तो इसमें देखना आप, आर अनस्ट्रेस, वाई स्ट्रेस, जर अनस्ट्रेस, सन्स स्ट्रेस, अनस्ट्रेस डाउट ये स्ट्रेस, विल हेल्पिंग वर्ब, थिंक मेन वर्ब, तो ये अनस्ट्रेस और ये स्ट्रेस, अस प्रोनाउन है तो अनस्ट्रेस, और ये सो एडजेक्टिव है, यहां पे वो एडवर्ब है, तो ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस क्या हो जाएगा, आयम्बिक। और कितने हो गए देखो, 1 2 3 4, असो ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 है तो पेंटामीटर, और अनस्ट्रेस स्ट्रेस है तो आयम्बिक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। थोड़े और भी इस तरह के ना फीट होते हैं, उनको हम थोड़ा और समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक है एनापेस्टिक, इसमें क्या होता है, अनस्ट्रेस आएगा, लेकिन एक नहीं 2 आएंगे। आयम्बिक में एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस था, यहां क्या होगा, एनापेस्टिक में 2 अनस्ट्रेस्ड होंगे सिलेबल, उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल आएगा, यानी टोटल 3 सिलेबल्स होंगे इसमें। 1 फुट में 3 सिलेबल्स होंगे। जैसे द, एस, सिर, तो द अनस्ट्रेस था, एज भी अनस्ट्रेस था, और सीरियन में सीरियन जो स्ट्रेस था, तो अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ऐसे सब में चलेगा। 2 अनस्ट्रेस होंगे, एक स्ट्रेस होगा। लॉर्ड बायरिंग जो कविता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाक्रेप, ये इसी का एग्जाम्पल है। ट्रोकेक में क्या होगा, एक स्ट्रेस पहले आएगा और फिर बाद में अनस्ट्रेस आएगा, यानी कि आयम्बिक का ऑपोजिट हो गया ट्रोकेक। आयम्बिक में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस। ट्रोकेक में क्या होगा, एक स्ट्रेस और फिर अनस्ट्रेस। एनापेस्टिक में क्या होता है, ये आयम्बिक से थोड़ा ज्यादा हो गया। आयम्बिक में एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस आता है, इसमें क्या होगा, 2 अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस आएगा। ये ट्रोकेक का एग्जांपल देख रहे हैं आप लोग, यहां मिल जाएगा, पढ़ लेना इसको आप। डेकेटिलिक में क्या होगा, एक स्ट्रेस सिलेबल होगा, फिर 2 आएंगे अनस्ट्रेस सिलेबल, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे, ठीक है ना। एक स्ट्रेस होगा और 2 क्या होंगे, अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे। एग्जाम्पल, ईव विद हर बास्केट, देखो एक हो गया स्ट्रेस, ईव विद और हर 2 अनस्ट्रेस। ऐसे सबके अंदर आप जब पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ये हो गया डैक्टिलिक।
तो एक हो गया एम्बिक, एक हो गया एनापेस्टिक, एक हो गया ट्रोकेइक और एक हो गया डैक्टिलिक। एम्बिक में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस और फिर एक स्ट्रेस्ड। एनापेस्टिक में क्या हो गया, दो शुरू में अनस्ट्रेस फिर एक स्ट्रेस्ड। ट्रोकेइक इज जस्ट ऑपोजिट टू एम्बिक। इसमें क्या होगा, पहले एक स्ट्रेस्ड आएगा और फिर एक अनस्ट्रेस्ड आएगा। और डैक्टिलिक में क्या होगा, दो शुरू में स्ट्रेस्ड आएंगे फिर एक अनस्ट्रेस आएगा। मतलब ए स्ट्रेस लेवल, पहले शुरू में एक स्ट्रेस लेवल आएगा, आई एम सॉरी, और फिर दो क्या आएंगे उसके अंदर, अनस्ट्रेस लेवल आएंगे। ठीक है गाइस, जिसका एग्जांपल था राल्फ हॉसन का ईव जो पोएम थी, उसमें उसने ऐसा लिखा है। तो ये हमने बात कर ली सोनेट की, और साथ में हमने ये बात कर ली कि जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, एक पोएम को पढ़ेंगे, तो आपको उनकी लाइंस को पढ़ के देखना है कि भाई उसका फिट क्या है, उसका फुट क्या है, कौन सा फुट यूज़ किया है उन्होंने, वो ट्रोकेइक यूज़ किया है, डैक्टिलिक किया है, एनापेस्टिक किया है, एम्बिक किया है, और कितने मीटर में लाइन लिखी गई है, वो लाइंस कितने मीटर की हैं, पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, टेट्रामीटर है, ये सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। इतना हमने पढ़ा है दोस्तों, और इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।